वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन ले रखे हैं और वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, आप उनको अवश्य देखें, जिससे कि आपकी जो आने वाली बोर्ड परीक्षा है उसमें आपको निश्चित रूप से उनसे सहायता मिलेगी। क्योंकि हमने उन्हीं प्रश्नों को ले रखा है जो गत वर्षों में लगातार आ रहे हैं, प्रत्येक साल आ रहे हैं या हर दूसरे साल आ रहे हैं, तो हमने उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रखा है, तो आप उसको भी अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा हार्मोन पत्तियों के झड़ने में योगदान करता है? तो ये एब्सिक अम्ल योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो कहाँ से होता है ये? अधिवृक्क, जो अधिवृक्क ग्रंथि के भीतरी भाग में जो मॉड्यूला से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको इसको पूरा लिखेंगे। अगर ये विकल्प के रूप में आ रखा है तो फिर आप इतना ही ठीक है, लेकिन आप अगर शॉर्ट आंसर में लिख रहे हैं तो आप उसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्रंथि है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। जो पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का वितरण करता है, तो कौन करता है? फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, दो जीवों के नाम लिखिए जो उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा? मुकुल द्वारा और जीवाणु द्वारा। तो जो मुकुलन द्वारा विधि से उत्पन्न होते हैं तो उसमें हाइड्रा तथा स्पंज, और बीजाणु से होते हैं अमीबा। ठीक है, अगर आपको एक एक ही लिखना है तो आप सिर्फ अमीबा लिखेंगे। ठीक है, ओके। अगर दो लिखना है तो पूरा दो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? तो आप इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, अगर लघुत्तरीय में आ रखा है तो पूरा लिखेंगे, और जो अति लघुत्तरीय में आ रखा है तो अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो चलेगा। ठीक है, मेंडलीफ का नियम भी यही है, मैं पहले वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 48, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो क्या है? अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 49, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। अब इसमें तो 30 है तो किसी में 40 हो सकती है। ठीक है, इसमें अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन आप इस प्रकार के सूत्र से रखेंगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी 30 आए, ये 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ओके, तो आप उसको इस प्रकार से हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं? इसमें तो 15 सेंटीमीटर आ गया, तो आप इसमें सूत्र में रखेंगे तो आप निकाल लेंगे। ओके, सामान्यतः जितना है उसका आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है? अनंत है। क्वेश्चन नंबर 51, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है, अथवा इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये नोट करने वाली चीज़ें हैं, आप इसको भी नोट कर लेंगे। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें भी। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए, इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये विकल्प में भी आ सकते हैं ये दो क्वेश्चन। ठीक है, लघुत्तरीय तो आ ही गए हैं लेकिन विकल्प में भी आ सकते हैं, तो आप उस प्रकार से भी इनको नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? यानी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 56 वाला, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? या स्वच्छ आकाश नीला क्यों होता है? कारण बताइए।
तो नीले रंग के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसका सटीक आंसर है, आप नोट भी करते रहेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। विद्युत विभव का मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, विभव विभवांतर। ठीक है, विभवांतर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर रखने में सहायता प्रदान करती है। तो आवश्यक युक्ति क्या है? विद्युत सेल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो विद्युत सेल या बैटरी। आप नोट करते रहेंगे भाई, जो बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं तो वो विकल्प में आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, हमने कोशिश कर रखी है स्टूडेंट कि जो ये हमने 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, इसमें हमने आपकी पूरी किताब को कवर कर रखा है। मैंने यानी प्रत्येक चैप्टर से हमने इसमें प्रश्न ले रखे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें, और जैसे जैसे मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में भी लिखते रहें। आप क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुँच गए और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो विद्युत इस्त्री और विद्युत टोस्टर, ये क्या है? धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां हैं। ठीक है, दोनों गर्म हो जाते हैं। जो टोस्टर है और इस्त्री है दोनों क्या होते हैं? गर्म होते हैं। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत इस्त्री तथा टोस्टर के तंतु किस पदार्थ के बने हुए होते हैं? तो ये नाइक्रोम नामक मिश्र धातु के बने होते हैं। क्वेश्चन 62, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। स्टूडेंट आप नोट अवश्य करते रहें, आपके 100% मार्क्स आना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो ये एक बार पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या है? किलोवाट या घंटा। ठीक है, इससे पहले कौन से क्वेश्चन में इसका ये प्रश्न हमने रिपीट कर लिया है, कौन से प्रश्न में आ रखा था, आप इसको कमेंट में बताएंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट देख लिया तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि हमने बताया था कि इसको जो व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा है, और जो सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग वो हम यूनिट के रूप में करते हैं कि कितने यूनिट का बिल आ रखा है। ठीक है, यूनिट का बिल कहते हैं ना कि हमारे 400 यूनिट 300 यूनिट का बिल आ रखा है। समझ रहे हैं? तो आम जो बोलचाल की भाषा में यूनिट, और जो व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम बताइए। तो ये क्या है? चांदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी ये चुंबक है और उसके आसपास जितने दूर तक वो प्रभाव रहता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिखें। आप इसका प्रैक्टिकल करें, अगर आपने कर दे स्कूल में इसका प्रैक्टिकल हो चुका है तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और वहाँ आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, या आपके पास घर में मैग्नेट है तो आप वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विद्युत मोटर के उपयोग के दो उदाहरण दीजिए। तो आटा पीसने की चक्की और कपड़े धोने की मशीन में क्या होते हैं? विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? दोनों गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, या जैसे आटा चक्की है तो एक ही साइड गोल घूमेगी, और जो वॉशिंग मशीन है वो पहले एक साइड और फिर उल्टा। समझ रहे हैं? लेकिन होता उसमें दोनों में क्या है? मोटर ही है, विद्युत मोटर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। जो भी चुंबक होगा वो नॉर्थ दिखाएगा, अगर वो ठीक है तो वो नॉर्थ दिखाएगा। समझ रहे? और जो दंड चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास कंपास होगा तो आप वो देखो वो नॉर्थ दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत जनित है वो किस पे, जनित्र है वो किस पे करता है? तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जनित्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ये विद्युत जनित्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये विद्युत जनित्र वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 देख लेते हैं। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, या ये अथवा में आ सकता है सूर्य से आने वाले किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो सबसे पहले ओजोन का संकेतांक बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर मैं समझ जाऊं कि आप क्वेश्चन नंबर 71 तक पहुंच गए हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो ओजोन की जो परत है वो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि ओजोन परत किसके कारण उसका क्षय हो रहा है। ठीक है, आप वो भी कमेंट में बताएंगे। ओके, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी है। तो ये कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी मैंने पूछा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको साइंस के साथ साथ एसएसटी में भी आ सकता है। ठीक है, समाज विज्ञान में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरण के किन्हीं दो अजैव घटकों के नाम बताइए। तो स्थलमंडल तथा वायुमंडल, ये अजैव घटक हैं ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 देख लेते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए किन्हीं 5 प्रकार के आर या 5R भी लिखा रहता है, कई बार लिखा रहता है कि 5R का नाम बताइए। तो ये 5R है। ठीक है, कि रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, परपोज, रिसाइकल। तो ये 5R है। कई बार 3 पूछे जाते हैं, कई बार 4 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पूरे 5 याद कर लीजिए। तो अगर 3 पूछे जाते हैं तो आप कोई भी 3 लिख दीजिए, 4 पूछे जाते हैं कोई भी 4 लिख दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, जैव भार से आप क्या समझते हैं। तो जैव भार से क्या समझते हैं हम, किसी क्षेत्र विशेष में सभी जीवों तथा किसी एक खास जीव समूह के जीवों का कुल भार या बायोमास कहलाता है। जैव भार या बायोमास कहलाता है। तो आप नोट करते रहें इसको। ठीक है, वैसे मैं समझता हूँ कि आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप प्रति क्वेश्चन को नोट करते जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 76, पर्यावरण के किन्हीं 2 अजैव घटकों के नाम बताइए। वायु तथा प्रकाश पर्यावरण के क्या है, 2 अजैव घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण का क्या है, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, और अजैव निम्नीकरण का ये कीटनाशक। ठीक है, ये पीड़नाशक होगी, आप इसको कीटनाशक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 है, गर्भ निरोधन की किन्हीं 2 युक्तियों का नामोल्लेख कीजिए। तो ये बंध्याकरण और यांत्रिक गर्भ निरोध। क्वेश्चन नंबर 79, लेंस की क्षमता का सूत्र एवं एसआई मात्रक बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सिर्फ सूत्र ही आता है और कई बार सिर्फ एसआई मात्रक पूछा जाता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो ये है, और लेंस की जो क्षमता का एसआई इकाई है वो क्या है, डायप्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 देख लेते हैं। और ये आज के वीडियो का और हमारी सीरीज का अंतिम प्रश्न है। सीएफसी का पूरा नाम क्या है। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं, यानी टोटल 80 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और सारे आपने समझ भी लिए होंगे। अगर आपने पूरे 80 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें। जो आने वाली जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं उसमें आप अवश्य 100% मार्क्स प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।